हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सॉर्टिंग मेथड। डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम सॉर्टिंग की बात करने जा रहे हैं। सॉर्टिंग है क्या? किसी भी डेटा को अगर सॉर्ट नहीं किया जाए तो क्या समस्या होगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग माने या लें, मान लेते हैं किसी एग्जामिनेशन प्रोसेस की हम बात करें और हमारे पास 1000 फॉर्म आ जाए एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन में 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उनसे फॉर्म हमने डिमांड किया, बच्चों ने फॉर्म भर के दे दिया। लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, बच्चे जब जैसे भी आए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज 1 to 1000 फॉर्म उन्होंने दे दिया। लेकिन फॉर्म रैंडम जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे रखते गए। अब आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आपके पास 1000 फॉर्म रखा हुआ है और उसमें से हम डिमांड करें कि 450 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी नंबर आप मान लें, इस फॉर्म को ज़रा सा सर्च करके निकालिए। अब सोचिए कि 1000 फॉर्म में से उस फॉर्म को निकालना है जो 450 रजिस्ट्रेशन नंबर का है। सीरियल नंबर 440 हो सकता है। अब ये तो हमें नहीं पता कि 1000 में 440 वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है। हो सकता है सबसे ऊपर में मिल जाए, हो सकता है 50 फॉर्म के बाद मिले, 100 के बाद मिले, 500 के बाद मिले, 900 के बाद मिले, या हो सकता है वो सबसे लास्ट में 1000 रिकॉर्ड पर हो, सबसे लास्ट में यही फॉर्म रखा हो। तो स्वाभाविक है कि 1000 रिकॉर्ड को लेना, उसका रजिस्ट्रेशन चेक करना, फिर उसको हटाना, फिर सीक्वेंशियल अगर करेंगे तो हमको 2-3 घंटे तो लग जाने हैं। और आप सोचिए कि अगर किसी पर्सन को हम फॉर्म निकालने के लिए रखें और 450 के बाद हमने डिमांड कर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर 5, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अगर 1 घंटा भी हम बहुत हाई स्पीड से करें, हम ये मान के चले कि 1 घंटे में फॉर्म हम सर्च कर सकते हैं 1000 रिकॉर्ड, जो प्रैक्टिकली असंभव है 1 घंटे में 1000 रिकॉर्ड को निकालना, खोजना। तो फिर भी अगर हम माने तो इसका मतलब है कि एक दिन के पूरे ड्यूटी आवर में 8 घंटे में हम 8 बच्चों का फॉर्म निकाल सकते हैं। थोड़ा अगर बेस्ट फिट कंडीशन मिल गया कि पहले ही मिल गया तो आसानी से हो गया, तो 10-15 निकाल सकते हैं। तो सोचिए कि इस फॉर्म की प्रॉपर हैंडलिंग या निकालना, कुछ वेरीफाई करना, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कितना टफ काम है। और इस काम से को सुविधाजनक बनाने के लिए ही हम सॉर्टिंग की बात करते हैं। कि फॉर्म तो हम रखेंगे कि एक प्रॉपर ऑर्डर में हम अगर फॉर्म रखें, ये ऑर्डर हो सकता है हम फॉर्म नंबर 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड सो ऑन 1000। अगर इस ऑर्डर में हम रखते फॉर्म तो हमें लगता है निकालना आसान हो जाएगा। ये ऑर्डर दोनों तरीके से हो सकता है, हम उल्टा भी रख सकते हैं, 1000 999 998 एंड सो ऑन 3 2 1। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारे लिए आसान होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या ऐसा हम कर सकते हैं? अगर हम स्टूडेंट को बोलें कि आप फॉर्म भर के जमा कीजिए, तो या तो हम
काउंटर पर ही लंबा लाइन लगा दें कि भाई रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज जमा कीजिए। अब बच्चे का फॉर्म अगर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं आया है तो हम 2 का एक्सेप्ट नहीं करें कि पहले 1 हम रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो ये प्रैक्टिकली तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार आएंगे, जमा करेंगे फॉर्म। उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमारा काम है। यदि हम कंप्यूटर में डेटा रखते हैं तो कंप्यूटर का काम है कि जब भी रिकॉर्ड आए तो जब चाहे आप सॉर्टिंग कर सकें। और तमाम तरह के डेटाबेस में या फिर एक्सेल शीट में आपने सॉर्टिंग का काम किया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो ये काम होता कैसे है? सवाल है कि कंप्यूटर में कैसे होता है, और क्या सॉर्टिंग सिर्फ नंबर का हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लड़कों का हम बाय नेम सॉर्टिंग करें। बाय नेम सॉर्टिंग करने की अगर बात होगी, मतलब स्ट्रिंग की सॉर्टिंग की बात होगी, तो सीधी सी बात हम डिक्शनरी ऑर्डर की बात करते हैं। A to Z असेंडिंग ऑर्डर मानेंगे, और Z से A के बीच में अगर रिवर्स ऑर्डर में हम अरेंज करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो अगर स्ट्रिंग के सॉर्टिंग की बात होगी तो डिक्शनरी ऑर्डर की बात होगी। जैसे डिक्शनरी में अलग अलग वर्ड को अरेंज करके रखा जाता है ताकि हम आसानी से सर्च कर सकें। आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि मनमर्जी से अगर वर्ड रखे जाएं डिक्शनरी में तो किसी वर्ड को फाइंड करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ड के लिए एक एक पेज के एक एक वर्ड को हमको खोजना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि किसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो डेटा की प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और सॉर्टिंग हमारे प्रोग्राम के द्वारा किया जाएगा। सॉर्टिंग हम करते हैं डेटा का कंप्यूटर में, और उसके लिए हम एक प्रॉपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। चाहे जो भी प्रोग्राम हम इस्तेमाल करें, जिस भी एप्लीकेशन में काम करें, हमको सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम विशेष करके सॉर्टिंग की ही बात करेंगे। सॉर्टिंग में कैसे क्या क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले डिफिनीशन की अगर बात होगी तो आप कह सकते हैं कि सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। सम लॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। दिस लॉजिकल ऑर्डर may be ascending or descending in case of numeric value or dictionary order in case of alphanumeric value और string, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, सॉर्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में अगर सॉर्टिंग की हम बात करें तो कंप्यूटर में दो तरह से सॉर्टिंग होती है। यहाँ पर अगर हम देखें, पहला इंटरनल सॉर्टिंग, दूसरा एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब इंटरनल एक्सटर्नल सॉर्टिंग का क्या मतलब है, तो इसको समझने की कोशिश करें हम। सबसे पहले थोड़ा सा जगह बना लें। देखिए, कंप्यूटर में किसी भी प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में रैम है, रैम का साइज छोटा ही होता है, हम थोड़ा छोटा बना लें। और थोड़ा छोटा क्या, बहुत छोटा होता है। और ये है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क। आज के डेट में अगर प्रैक्टिकल सिस्टम की हम बात करें तो हम 4 GB रैम की बात करते हैं, तो 1 TB हार्ड डिस्क की बात करते हैं। अब 4 GB का मतलब जरा सा देख लीजिए, 4 × 10⁹ बाइट्स, और यहाँ 1 × 10⁻12 बाइट्स। हम आसानी से कह सकते हैं कि कम से कम 256 टाइम्स डेटा स्पेस यहाँ ज़्यादा है। 256 टाइम स्पेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे पूरे रैम की बात कर रहे हैं हम, पूरे कंप्यूटर में अब यूजर के उपलब्ध कराए गए रैम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमारे रैम की कैपेसिटी बहुत ही छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी स्टोरेज।
और डेटा हमारा कितना हो सकता है ये तो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या कैपेसिटी है, कितने डेटा की हैंडलिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास किस तरह के डेटा की प्रोसेसिंग होती है, किस तरह का डेटा का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। तो हमारे पास डेटा तो यहाँ भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई डेटा है 3 GB और एक डेटा है 30 GB। तो आप सोचिए कि 30 GB कहाँ रखा जाएगा, रैम में तो नहीं आ सकता। 30 GB सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं ना कहीं रखेंगे, हमारे पास स्पेस 1 TB है। तो अगर इस डेटा को हमें सॉर्ट करना हो 30 GB, तो 30 GB तो एक बार रैम में आ ही नहीं सकता, इसको बारी बारी से ला करके कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, पार्ट बाय पार्ट हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम तोड़ेंगे, मान लेते हैं इसको 30 में डिवाइड कर दिए हम, 1 GB का पैकेट बना लें और उसको अरेंज करें। मतलब इसको पार्ट बाय पार्ट हमको करना पड़ेगा। तो अगर सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत हाई कैपेसिटी का कोई डेटा हो, उनके अगर सॉर्टिंग की बात होगी तो ये है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। मतलब हमारे रैम मेमोरी में डेटा नहीं, डेटा किसी सेकेंडरी स्टोरेज या बाहर में है, हम ला के उसके पार्ट बाय पार्ट इस काम को पूरा कर रहे हैं। और अगर हमारा डेटा ही 3 GB का है तो 3 GB तो सीधे सीधे हम अपने रैम में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, पूरे डेटा को एक बार रैम में ले लाए और यहाँ पर रैम के अंदर उन सारे डेटा को एक साथ हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस सॉर्टिंग को जो रैम में सारा का सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में उपलब्ध हो और उसकी सॉर्टिंग की बात होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। तो इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब डेटा की वो कैपेसिटी जो रैम में कंप्लीटली उपलब्ध हो उनकी सॉर्टिंग करेंगे। हमको इसके बाद कहीं से डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्टिंग के लिए सारा डेटा अगर रैम में उपलब्ध है तो इंटरनल सॉर्टिंग, और अगर डेटा रैम के साइज से भी बड़ा है तो बाहर से ला के धीरे धीरे हम सॉर्टिंग करेंगे, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो हम यहाँ जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, हम इंटरनल सॉर्टिंग की बात करेंगे। तो पहले ये कॉन्सेप्ट तो आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि सॉर्टिंग के दौरान हम हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी स्टोरेज से, फाइल से डेटा लाएंगे, सॉर्ट करेंगे, फिर रखेंगे, वो काम नहीं हम करेंगे। हम सीधे अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जो भी डेटा हमें सॉर्ट करना है वो हमारे रैम में पूर्णतः कंप्लीटली अवेलेबल है और यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उन्हीं की सॉर्टिंग करनी है। मतलब एक्स्ट्रा हमको कोई इफोर्ट डेटा ट्रांसफ़र का, कम्युनिकेशन का नहीं जोड़ना अपने सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में। तो हम सीधे बात करेंगे इंटरनल सॉर्टिंग की, और इंटरनल सॉर्टिंग की बात करेंगे तो एक बात तो कंप्लीट हो गई कि हमको सेकेंडरी स्टोरेज पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सारा का सारा डेटा रैम मेमोरी में उपलब्ध है, और रैम मेमोरी में अगर उपलब्ध है डेटा तो उसकी सॉर्टिंग कैसे होगी। तो इसके लिए देखिए हमने एल्गोरिदम बनाया है। एल्गोरिदम क्या कहता है, अब जरा सा हम एक छोटा सा डेटा सेट ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी हम ये मान के चले कि मान लेते हैं 4 ही सेट ले, 3, 7, 2, 9। ये डेटा है हमारे पास। ये डेटा किसी न किसी एरे में रखा हुआ है, इसका इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स नंबर है। ये डेटा है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। कैसे एल्गोरिदम पर डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, अभी पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होगा कैसे। और हम जो बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहला जो हमारा सॉर्टिंग का टेक्निक है वो है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, केवल ये समझिए। बबल सॉर्ट का कहना है कि सबसे बॉटम से, आप इसको ऐसे बल्कि रख लें, हम समझने के लिए डेटा यहीं रहेगा। यहाँ से हम लेंगे 3, 7, 2,
देन 9। अब सबसे पहले इसका तरीका क्या है बबल सॉर्ट में, कि हम बॉटम से चलेंगे और अगर ये डेटा ऊपर वाले से बड़ा है तो उसको स्वैप करेंगे। लेकिन अगर कायदे से देखें तो ये तो छोटा है, छोटा बड़ा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड राउंड में अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम देखेंगे क्या इसमें से बड़ा वैल्यू है, नहीं है, तो इनको हम स्वैप करेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको चेंज कर देंगे। फिर अब हमारे पास ये डेटा हो गया स्वैपिंग के बाद, और हमारा पोजीशन क्या है, हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से इनको हम देखेंगे और अगर ऊपर में बड़ा है तो हम इसको मान लेंगे कि ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड कब होगा, 3 स्टेप में, 3, 2, 7, 9। ये हमारा फर्स्ट राउंड सिंगल राउंड होगा। इस फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, अभी ये जो हमारा रिकॉर्ड था इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू था उसको हमने ऊपर में फिक्स कर दिया। ये अब हमारा फिक्स हो गया। हम ये मान के चलेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू हमने टॉप पर रख दिया है। तो रख क्या दिया है, तो इस तरह का हमारा लिस्ट एरे ही था कि सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट में था। कोई बात नहीं, अगर बड़ा नहीं भी होता तो हम बड़ा को यहाँ ले जाएंगे। फर्स्ट राउंड में हम सबसे बड़े वैल्यू को वहाँ ले गए। अब हम इसको भूल जाएंगे, एक वैल्यू हमारा सबसे टॉप में जा चुका है। अब हमारे पास ये 3 की बात होगी। तो सेकेंड राउंड हम चलेंगे। सेकेंड राउंड में जब हम जाएंगे तो फिर वही बात, सेकेंड राउंड में अब इस तरह से हम ले लेते हैं ताकि आप समझ लें आसानी से। हमारे पास वैल्यू है 3, 2 और 7। फिर वही फर्स्ट राउंड, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसका मतलब है कि इसमें स्वैपिंग होगी और यहाँ 2 और यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 7 होगा। हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू स्वैपिंग के बाद आया, अब इन दोनों को स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में ही क्लियर हो गया कि अब हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डेटा एज इट इज है, मतलब अब इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड राउंड के बाद हमारा वैल्यू 2, 3 और 7 हो गया। अब ये वैल्यू भी हमारा फिक्स हो गया, लेकिन ये कब फिक्स हुआ, सेकेंड राउंड में। फिर हम थर्ड राउंड की बात करेंगे। थर्ड राउंड में हमारे पास 2 ही वैल्यू होगा, ये 2 और ये 3। यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फर्स्ट राउंड में ही हमको फाइनल वैल्यू मिल गया 2, 3। अब आप सोचिए कि 7 तो पहले से था, 9 पहले से था, तो इसका मतलब है कि हमारा फाइनल जो डेटा आया वो फाइनली सॉर्ट हो चुका है और वो डेटा है 2, 3, 7 एंड 9। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। सवाल है कि जो प्रोविज़न हमने किया ये काम हमको अपने से तो करना नहीं है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए अब हम एल्गोरिदम लिखेंगे। तो एल्गोरिदम देखिए क्या कह रहा है, बबल सॉर्ट का ये है हमारा एल्गो। एक फंक्शन हमने बनाया बबल सॉर्ट का और इसमें वैल्यू पास किया a एंड n। a क्या है, a इज एरे ऑफ वैल्यू एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। a में हमने 2 पैरामीटर पास किया है। अब पैरामीटर पास किया है a और n। a एक एरे है जिसको हम पास करेंगे और दूसरा n उस एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता है। तो जैसे ही हमको सॉर्ट करना होगा, जिस एरे में डेटा होगा उसकी बात करेंगे, उसमें कितने एलिमेंट है उसको पास करेंगे।
पास करेंगे तो होगा क्या कि ये डेटा हमारे पास आ गया। अब रिपीट फॉर राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से चलेगा। निश्चित रूप से ये राउंड n-1, n एलिमेंट में n-1 राउंड ही चलेगा। जैसे यहाँ 4 एलिमेंट था तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में हमारे पास फाइनल आ गया सिलेक्शन। अब उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर राउंड में एक वैल्यू को हम सबसे टॉप पर भेजते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि n-1 राउंड में हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। रिपीट फॉर i इक्वल टू 0, 1 टू n-1 माइनस राउंड। जैसे फर्स्ट राउंड होगा तो n-1 तक जाना है लेकिन राउंड भी घटेगा। जितना राउंड पहले था उससे हर राउंड में एक एक वैल्यू हम कम करते जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू हमारा टॉप पर निकलता जाएगा हर राउंड में। अब इसमें करना क्या है, सिर्फ हम तो 2 ही काम कर रहे हैं, एक समय में सिर्फ 2 ही वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। इफ ai इज ग्रेटर देन ai प्लस 1, मतलब नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू अगर बड़ा है, ये कंडीशन जरा देख लीजिए 3 और 7, देन स्वैप ai एंड ai प्लस 1, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटरचेंज करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने स्वैप किया था, ये जो वैल्यू था इस पोजीशन पर आप कहिए, यहाँ पर स्वैप करके हमने 2 को नीचे किया, ऊपर 7 किया। तो ये वही बोलता है कि अगर ai का वैल्यू बड़ा है ऊपर वाले i प्लस 1 से तो आप उनको आपस में एक्सचेंज कर दें, स्वैप कर दें, और स्वैप करने के बाद आप फिर रिटर्न आ जाए, फिर से नेक्स्ट राउंड में चलें। नेक्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से चले, n-1 राउंड तक जाएगा अगर n एलिमेंट है तो। एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप एक एलिमेंट का सबसे पहला वैल्यू लीजिए और उसको जस्ट ऊपर वाले से, जस्ट बगल वाले से कंपेयर कीजिए। अगर वो उससे बड़ा है तो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे छोटा है तो बड़ा वैल्यू को आगे ले जाना है, इसका मतलब उसको स्वैप कर दीजिए। फिर अगले 2 एलिमेंट, मतलब हर बार एक वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा लिस्ट में वो सबसे टॉप में चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इस एल्गोरिदम पर एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना लें ताकि हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए कि इसके प्रोग्रामिंग के समय हम क्या करेंगे और कैसे इस काम को पूरा किया जाएगा। तो इसको रब करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा C में लिखा हुआ एक छोटा सा फंक्शन है और हमने मेन प्रोग्राम लिख दिया है जिससे कि बबल सॉर्ट को परफॉर्म किया जाएगा। इस सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया है, एक 4 ही एलिमेंट छोटा सा हमने लिया है ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। हमने वैल्यू लिया है 12, 9, 7, 6, यही हमारा एरे है और इस एरे को सॉर्ट करना हम चाह रहे हैं। तो इस एरे को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने फंक्शन क्या किया, void बबल सॉर्ट int a int n, 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहला एरे जिसमें हमारा डेटा उपलब्ध होगा और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट, उस एरे में कितने एलिमेंट है जिनको हमको सॉर्ट करना है। इसके बाद इस फंक्शन में सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल बनाए, एक राउंड, दूसरा i और तीसरा टेम्प। ये 3 वेरिएबल हमने लिया। प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहले हम राउंड को चलाएंगे, राउंड फर्स्ट, राउंड इज लेस देन n-1, क्योंकि हमने एल्गोरिदम में देखा है कि अगर n एलिमेंट है तो n-1 तक चलाएंगे, राउंड प्लस प्लस। इसके बाद नीचे हम आएंगे तो अब इस राउंड में हमने i वेरिएबल का इस्तेमाल, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n-1 माइनस राउंड। तो फर्स्ट में अगर राउंड 1 है तो 1 राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद ही नीचे जाएगा i प्लस प्लस। ये वही स्वैप का हमने कंडीशन रखा है, इफ़ ai इज ग्रेटर देन ai प्लस 1, टेम्प इक्वल टू ai, ai इक्वल टू ai प्लस 1, ai प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। ये सिंपल सा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है,
स्वैपिंग ऑफ 2 एलिमेंट। तो हमने यहाँ स्वैपिंग का काम किया है और उसके बाद हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम मेन प्रोग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पर इंक्लूड stdio.h conio.h आप लोग लिख लेंगे। आप चाहें तो फंक्शन का प्रोटोटाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो यहाँ हमने दिया, हमने फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन को डिफाइन आप कर लेंगे। मेन फंक्शन में हम आते हैं। इंट एक एरे हमने बनाया जिसको हम इस फंक्शन को पास करेंगे, स्वाभाविक है। तो एरे हमने यहाँ पर बना लिया है और उस एरे में हमने एलिमेंट भी रख लिया है 12, 9, 7, 6। पहले एरे बनाया, एक आई नाम का वेरिएबल भी हमने बनाया है यहाँ पे, और इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल भी कर रहे हैं। तो यहाँ फंक्शन हमने आगे भी बढ़ाया है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इंट आई बबल शॉट A4। ये हमने क्या नाम दिया है, ये उसी एरे का जो हम पास कर रहे हैं, और इसमें 4 एलिमेंट है इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। अगर 7 एलिमेंट हो तो 7 लिखेंगे, 8 होगा तो 8 लिखेंगे। जितने एलिमेंट होंगे उस हिसाब से इस वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को क्या करना है, हम कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। हमने A4 इंटर किया है, तो A4 इंटर किया है तो ये यहाँ से आया, इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये सिर्फ यही देखेगा कि फर्स्ट राउंड में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट स्वैपिंग तो यही हो जाएगी। फर्स्ट स्वैपिंग के बाद हमारा डेटा क्या होगा, 9, 12, 7, 6। इसको अगर गौर से देखें तो ये वर्स्ट केस कंडीशन है, जस्ट सब जगह स्वैपिंग करना पड़ेगा हमको। फिर हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। फर्स्ट राउंड में हम यहाँ से आए, देखिए आई इज ग्रेटर देन i+1 हमने स्वैप किया। स्वैप करने के बाद फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ये -1 फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, तो अगर यहाँ पर वैल्यू है 4 तो स्वाभाविक है ये 3 और फर्स्ट राउंड मतलब नेक्स्ट 2 बार राउंड होगा। नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, यहाँ भी हमको स्वैप करना होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 9, 7, 12 एंड 6। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ये सेकेंड स्वैपिंग के बाद आएगा। फिर हम थर्ड स्वैपिंग में यहाँ फिर से स्वैप करना होगा, तो लास्ट में हमारा वैल्यू आएगा 9, 7, 6, 12। मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारा ये वैल्यू 12 हो गया, जो अपने अपर मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। सिर्फ एक वैल्यू की बात करें जो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद फिर से हम आगे आएंगे नेक्स्ट राउंड में, राउंड इक्वल टू राउंड प्लस सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में जाएंगे तो अब हमको क्या करना होगा, फिर से स्वैप करेंगे 7 से 9 में, क्योंकि अब तो हमको इतना ही स्वैप करना है। फिर यहाँ है तो फिर सेकेंड राउंड यहाँ भी स्वैप होगा, तो फिर 7, 6 एंड 9। यहाँ पर 2 बार स्वैप करना पड़ा क्योंकि सेकेंड राउंड में है, और यहाँ 3 - 1 तो 2 टाइम में हमारा काम हो गया। फिर थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड में जब जाएंगे तो थर्ड राउंड में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इन दोनों को हम स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 7, 9 एंड 12। तो इसको प्रॉपर एक एक राउंड को आप समझ सकते हैं, और नहीं तो इसको कंप्यूटर में आप रन करके, प्रोग्राम को रन करके देखें, और आप वैल्यू को बदल सकते हैं। इस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का वैल्यू बदल देंगे। और जब ये स्वैपिंग हो जाएगा तो आगे देखिए एक फंक्शन और हमने लगा रखा है, एक बॉडी बना दिया है इस लूप का, इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया है। तो फॉर लूप आप चाहें तो यहाँ के बदले यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम हर आइटम को प्रिंट करना चाह रहे हैं और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं हम।
i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, इसलिए क्योंकि हमारा वैल्यू है 4, तो उसको 3 तक हम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या होगा 0 to 3, 0 1 2 3, इंडेक्स 4 में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने n-1 रखा है, मतलब 4 एलिमेंट के लिए 3 यहाँ रखा है। आप जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उससे एक कम रखेंगे तो ये आसानी से रन कर जाएगा। अब इसके बाद प्रिंट किए %DAI, जब फाइनली हमारा स्वैप हो जाएगा, स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा, हमारा इस ऑर्डर में आ जाएगा डेटा, और उसी डेटा को हम यहाँ प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं कि हमने जो वैल्यू दिया है एक्चुअल में काम किया है कि नहीं। तो इसको प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर गेट ch करेंगे और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको बबल सॉर्ट क्या है, सॉर्टिंग क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या है, बबल सॉर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका एल्गोरिदम क्या है, और उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम किसी दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक पर विचार करेंगे, ताकि सॉर्टिंग के और भी जो तरीके हैं उस पर हम ठीक तरह से समझ सकें और इसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना आसान हो। ये सबसे सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसमें टाइम तो निश्चित रूप से, कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर हम करें तो सॉर्टिंग में अगर हम इस लूप को चलाते हैं तो निश्चित रूप से 1 to n-1 तक चला रहे हैं, तो n या n-1 रखें और नेक्स्ट भी n-1 तक चल रहा है। तो जब भी इसको हम अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें ऑर्डर ऑफ n² टाइम लगेगा। ये समय लगता है, अगर जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग और भी ज़्यादा समय लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सबसे सिंपल है और आसानी से समझा जा सकने वाला है। तो इससे वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।